नहीं समझ में आया था? आई एम ऑडिबल? यस मैम। इसमें जो फाइनलाइज मेथड है, फाइनलाइज मेथड आपका ऑब्जेक्ट क्लास में एक्सेप्ट कर लीजिए। फाइनलाइज मेथड आपका ऑब्जेक्ट क्लास का प्री डिफाइंड मेथड है, यानी ऑब्जेक्ट आपका सुपर क्लास होता है। ऑल क्लासेस इन जावा ऑब्जेक्ट क्लास इज ए सुपर क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास में आपका फाइनलाइज मेथड डिफाइन किया गया है। फाइनलाइज मेथड के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि गार्बेज कलेक्टर के थ्रू जो हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट किसी से कनेक्टेड तो नहीं है, यानी किसी रिसोर्सेज से कनेक्टेड तो नहीं है। उस कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम फाइनलाइज मेथड को कॉल करते हैं। बिफोर द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, यानी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले, गार्बेज कलेक्टर को कॉल करने से पहले हम फाइनलाइज मेथड को कॉल करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी रिसोर्स से कनेक्टेड तो नहीं है। इंश्योर करते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी से कनेक्ट तो नहीं है। डेफिनेशन में यही चीज दिया हुआ है, इट इज ए पॉसिबल टू डिफाइन ए मेथड दैट विल बी कॉल्ड जस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट फाइनल डिस्ट्रक्शन बाय द गार्बेज कलेक्टर। जो भी बताया वही डेफिनेशन में भी दिया है। दिस मेथड इज कॉल्ड फाइनलाइज मेथड। इस मेथड को हम बोलते हैं फाइनलाइज मेथड। And it can ensure that an object terminated cleanly, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किसी से कनेक्टेड तो नहीं है, हम उसको क्लीनली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नहीं। To add and simply define the finalize method, the Java runtime calls that method whenever it is object to recycle an object of that classes. फाइनलाइज मेथड को जावा में हम दो तरह से कॉल कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉल। फर्स्ट हम इम्प्लिसिटली कॉल कर सकते हैं, सेकंड हम एक्सप्लिसिटली उसको कॉल करते हैं। इम्प्लिसिटली दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसे कॉल कर रहा है। एक्सप्लिसिटली दैट मीन्स कि हम अपने प्रोग्राम में फाइनलाइज मेथड को डिफाइन करेंगे, देन उसे कॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए फाइनलाइज मेथड आपका, एक हमने फाइनलाइज एग्जाम्पल नाम का क्लास यहाँ पे बनाया था। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू m डॉट फाइनलाइज मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये जो कॉल हो रहा है ये एक्सप्लिसिटली कॉल हो रहा है, यानी हम बाई फोर्स क्या कर रहे हैं, कॉल करा रहे हैं। यानी ये फाइनलाइज मेथड हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा। देखिए प्रोटेक्टेड बाय फाइनलाइज मेथड। ये मेथड आपका पहले से ही ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फाइनलाइज मेथड को ओवरराइड किया है। देन यहाँ पे m इक्वल टू नल किया है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उसमें नल वैल्यू हमने प्लेस कर दी है। इससे पहले हमने बताया था कि जब भी सिस्टम डॉट जीसीसी, यानी जब भी गार्बेज कलेक्टर को हम कॉल करते हैं, बिफोर आपका फाइनलाइज मेथड कॉल होता है। जीसीसी को रन करने से पहले आपका फाइनलाइज मेथड रन करता है। सिस्टम डॉट जीसीसी मेथड यहाँ पे है, उसके पहले आपका फाइनलाइज मेथड रन करेगा। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपका फाइनलाइज मेथड कॉल हुआ है, और जब हम जीसीसी मेथड को यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर रहे हैं तो इसके पहले आपका फाइनलाइज मेथड रन करेगा, तो वो आपका इम्प्लिसिटली फाइनलाइज मेथड कॉल हो रहा है। फर्स्ट देखिए आपका जब यहाँ पे m डॉट फाइनलाइज मेथड को कॉल किया गया है
तो यहाँ पे देखिए फाइनलाइज मेथड ओवर रिडन, ये जो मैसेज है ये आपका आया है। नेक्स्ट आपका मेन, ये मैसेज आया है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले अगेन आपका फाइनलाइज मेथड, ये फाइनलाइज मेथड फिर से कॉल हो गया है। आउटपुट समझ में आ रहा है कैसे ये चल रहा है? जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में डिफाइन किया गया है कि जीसीसी मेथड है। जब भी हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए जीसीसी को कॉल कर रहे हैं तो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसके पहले आपका यहाँ पे फाइनलाइज मेथड वर्क कर जाएगा। यहाँ से फाइनलाइज मेथड ओवरराइड होगा और ये चेक होगा क्या ये ऑब्जेक्ट किसी रिसोर्स से कनेक्टेड तो नहीं है। यानी रिसोर्स दैट मीन्स आपका फाइल हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी मेथड से कनेक्टेड हो सकता है। इस टाइप की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए फाइनलाइज मेथड को कॉल करते हैं। कंपाइलर फाइनलाइज मेथड को ऑटोमेटिक कॉल करता है। यहाँ पे आपको आउटपुट समझ में आ रहा है इस प्रोग्राम का? यस मैम। फाइनलाइज, एक तो आपका फाइनलाइज मेथड होता है, दूसरा आपका फाइनल कीवर्ड होता है, तीसरा आपका फाइनली ब्लॉक होता है। तीनों अलग होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि तीन अलग होते हैं। फाइनलाइज मेथड होता है जो कि आपका जीसीसी कलेक्टर के लिए यूज होता है। दूसरा आपका फाइनल कीवर्ड होता है, फाइनल कीवर्ड आपका रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है। तीसरा आपका फाइनली ब्लॉक होता है। फाइनली ब्लॉक आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है। यहाँ पे देखिए यूनिट 1 में आपको स्ट्रिंग बताया गया था। स्ट्रिंग आपका जावा में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। इसके पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपने पढ़ा है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है। ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। यानी उसमें पहले से उसकी लेंथ डिफाइंड होती है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में उसकी लेंथ क्या होगी। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या है, इसकी साइज डिफाइंड नहीं है। स्ट्रिंग की साइज यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे जो भी रेफरेंसेस होते हैं मेमोरी के, वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन द हीप मेमोरी। यहाँ पे डेटा जो स्टोर होगा आपका हीप मेमोरी में स्टोर होगा। स्ट्रिंग आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है और स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर। एरे ऑफ कैरेक्टर जो है आपका कैर सीक्वेंस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने से आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज होते हैं। यानी कैर सीक्वेंस इंटरफेस यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। स्ट्रिंग क्लास आपका कैर सीक्वेंस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा। स्ट्रिंग क्लास में तीन इंटरफेस होते हैं। फर्स्ट आपका सिलाइजेबल होता है, कंपेरेबल होता है और कैर सीक्वेंस होता है। Serializable interface is used when we need to store a copy of the object and send them the another process। यानी किसी एक कॉपी को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट के,
और उसको दूसरे कॉपी में दूसरे ऑब्जेक्ट को शेयर करने के लिए सीरियलाइजेबल यूज होता है। नेटवर्क में ऑब्जेक्ट की एक कॉपी को नेटवर्क में शेयर करने के लिए यहाँ पे सीरियलाइजेबल का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया जाता है। ये नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में होता है। दूसरा आपका इंटरफेस होता है कंपैरेबल। कंपैरेबल इंटरफेस में आपका एक मेथड होता है कंपेयर टू मेथड। कंपेयर टू मेथड यहाँ पे कंपेरेबल क्लास को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कंपेयर टू मेथड इसमें एक होता है। कैर सीक्वेंस क्या होता है? जो भी स्ट्रिंग क्लास होता है कैर सीक्वेंस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे आपका स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट क्लास में प्री डिफाइंड है तो ये कैसे डिफाइंड है? पब्लिक फाइनल स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्लास होगा वो एक्सटेंड करेगा ऑब्जेक्ट क्लास को, देन इम्प्लीमेंट करेगा कैर सीक्वेंस को। ये आपका स्ट्रिंग क्लास का आर्किटेक्चर है, किस तरह डिफाइंड है आपका। यहाँ पे हमने ओनली स्ट्रिंग क्लास को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये डिफाइन कैसे है आपका? पब्लिक इसमें फाइनल पब्लिक टू क्रिएट स्ट्रिंग देयर आर 3 क्लासेस। स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए जावा में 3 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट आपका स्ट्रिंग होता है, सेकंड आपका स्ट्रिंग बफर होता है, थर्ड आपका स्ट्रिंग बिल्डर होता है। स्ट्रिंग क्लास में जो भी डेटा होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में जो डेटा होते हैं वो राइटेबल होते हैं और म्यूटेबल होते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये आपका हिप एरिया है, हिप मेमोरी है। इसमें आपका जब भी हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कीवर्ड का यूज करके, तो आपका जो डेटा स्टोर होगा स्ट्रिंग डेटा वो आपका हिप मेमोरी में स्टोर होगा। और अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज करके डेटा को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यानी फर्स्ट आपका न्यू कीवर्ड का यूज करके डिफाइन कर रहे हैं, सेकेंड हम स्ट्रिंग लिटरल होता है। स्ट्रिंग लिटरल जो होता है वो आपका कांस्टेंट पूल बनता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है, उसमें डेटा आपका स्टोर होता है। यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल आपका जावा में हिप मेमोरी में ही होता है, उसमें आपका स्ट्रिंग लिटरल्स स्टोर होते हैं। ये देखिए, ये जो आप जहाँ पे कैट और डॉग दिया हुआ है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और स्ट्रिंग लिटरल पूल इसको बोलते हैं। ये एक ऐसा एरिया है, इज एन एरिया इन हिप मेमोरी वेयर जावा स्टोर स्ट्रिंग लिटरल्स वैल्यू, यानी स्ट्रिंग लिटरल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है।
स्ट्रिंग लिटरल्स में देखिए अगर S1 और S2 में सेम वैल्यू स्टोर है, यानी इसमें भी हेलो है, इसमें भी हेलो है। देखिए यहाँ पे दोनों सेम रेफरेंस को अगर रेफर कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे S1 और S2 कैट और कैट दिया हुआ है, ये दोनों सेम रेफरेंस पे ही रेफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कैट हो और एक में डॉग हो तो आपका वो डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन पे होंगे। मैम एक डाउट था। हाँ पूछिए। जो मैम सेकेंड वाला एग्जांपल था अभी स्ट्रिंग का, उसमें मैम दोनों में जब अगर हेलो लिखा होगा तो एक ही बार एलोकेट होगी मेमोरी? दोनों में हेलो लिखा हुआ है यहाँ पे, यस मैम। जैसे यहाँ पे कैट और कैट दिया हुआ है तो मेमोरी तो एक ही मेमोरी एलोकेट हुई है। देखिए यहाँ पे सिंगल मेमोरी एलोकेट हो रही है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट आपने किया था उसने मेमोरी एलोकेट किया, सेकंड आपने फिर से कैट यहाँ पे यूज किया S2 में, तो ये मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, उसी एड्रेस को रेफर कर रहा है। मैम अगर S1 की वैल्यू चेंज कर दे फिर अलग हो जाएगा? हाँ तो फिर अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे S1 की वैल्यू चेंज कर दीजिए, यहाँ पे डॉग डाल दीजिए, यहाँ पे कैट डाल दीजिए, तो दोनों की मेमोरी चेंज हो जाएगी। ओके मैम। देखिए यार नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हेलो और जावा, S1 में हेलो है, S2 में जावा है। तो हियर यहाँ पे दिया हुआ है S1 एंड S2 आर रेफरेंसेस टू द टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं S1 और S2 के लिए, यहाँ पे यूज हुए हैं। होगा दूसरे में आपका जावा स्टोर होगा। एग्जाम्पल सेकेंड में है कि S1 में भी हेलो है, S2 में भी हेलो है। तो S1 एंड S2 बोथ आर रिफरिंग टू द सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि S1 और S2 दोनों सेम एड्रेस को ही रेफर कर रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। ये सब स्ट्रिंग के फंक्शन है, ये सब बताए गए हैं आप लोग को। इसमें कोई प्रॉब्लम है? स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए आपका 3 मेथड चूज होते हैं। फर्स्ट आपका इक्वल्स मेथड होता है, सेकेंड आपका डबल इक्वल टू मेथड होता है, थर्ड एक आपका कंपेरेबल इंटरफेस का कंपेयर टू मेथड होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंपेरेबल इंटरफेस के कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो कंपेरेबल इंटरफेस के आपके एक ही मेथड होता है, कंपेयर टू मेथड। कंपेयर टू मेथड स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखिए एक S1 है, एक स्ट्रिंग S1 है, एक आपका स्ट्रिंग लिटरल S2 है, एक S3 है, एक S4 है। तो कंपेयर टू मेथड आपका कैसे वर्क कर रहा है, S1 डॉट कंपेयर टू S2 किया गया है, यानी इसमें भी हेलो है, इसमें भी हेलो है। जब दोनों स्ट्रिंग आपके इक्वल होंगे, S1 और S2 दोनों इक्वल होंगे, तो आपका यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। कंपेयर टू मेथड, इफ S1 इक्वल टू S2 इट रिटर्न 0। यहाँ पे एक S1 डॉट कंपेयर टू S3 से कंपेयर हो रहा है। यहाँ पे L की जगह पे M प्लेस किया गया है, HEMLO। अब यहाँ पे देखिए जो S1 है, तो आपका यहाँ पे S1 लेस देन S2 है, L को M से कंपेयर किया जा रहा है। मैम लेंथ यानी कंपेयर होती है क्या? हाँ, इसमें इसकी
जैसे LMNOP के यहाँ पे उसकी साइज किस प्लेस पे ये होल्ड हो रहा है, L आपका M के बाद आता है, LMNOP। तो M यहाँ पे बड़ा है, यानी S3 आपका ग्रेटर देन है, यहाँ पे S2 है और S1 आपका स्मॉलर है, तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी, -1 में रिटर्न होगी, -1 यहाँ पे आया है, क्योंकि S1 आपका छोटा है, S3 जो है वो आपका बड़ा है, M वैल्यू आपकी बड़ी है, तो यहाँ पे -1 रिटर्न हुई है। अब यहाँ पे अगर S1 बड़ा है, S4 छोटा है, अब इस यहाँ पे ये समझ में आया यहाँ -1 क्यों रिटर्न हुआ है। मैम नेगेटिव पॉजिटिव तो मैम समझ में आ रहा है मैम, बट ये 1 कैसे आ रहा है वो नहीं समझ आ रहा। हाँ, तो इसकी नेगेटिव पोजीशन यहाँ पे देखिए, L के बाद M, एक प्लेस के बाद ही तो M आ रहा है, तो यहाँ पे S3 जो है वो आपका M है। ओके मैम, ठीक ठीक मैम, आ गया। वन पोजीशन के बाद ही तो आपका M आ रहा है। अगर यहाँ पे K रहता तो आपका क्या आता, तो उसके पोजीशन को काउंट करते हुए आपका माइनस में आती वैल्यू। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। यस मैम, यस मैम। फिर देखिए यहाँ पे S1 डॉट कंपेयर टू S4, S1 को S4 से कंपेयर किया गया है, यहाँ पे C++ है, तो S1 जो है यहाँ पे आपका बड़ा है, S2 जो है आपका छोटा है, तो इसकी वैल्यू को काउंट किया गया है, तो यहाँ पे इसके C से अगर इसको काउंट किया जाएगा तो 5th पोजीशन पे आपका यहाँ पे आ रहा है, तो इसका 5 वैल्यू रिटर्न हुई है। समझ में आ रहा है। यस मैम। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ कि S1 ग्रेटर देन S2 है, इट रिटर्न ए पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर्स रिटर्न हुआ है, यानी S1 आपका बड़ा था जो कि H था, और यहाँ पे C जो है वो आपका H से छोटा है, यानी S4 आपका छोटा था, तो इसकी लेंथ को काउंट करते हुए आपका यहाँ पे 5 रिटर्न हुआ है। ये एग्जाम्पल भी करवाया गया था। मैम वो 5 कैसे आया, ये समझ में नहीं आया। काउंट करिए, C से काउंट करिए H तक की पोजीशन। मैम प्लस को नहीं काउंट करेंगे, क्यों सी को ही देखना है। C से H तक काउंट करना है आपको। मैम वो तो 5 आया, पर लास्ट में उसके पास प्लस प्लस लिखा हुआ, उसका क्या, छोड़ देना उसको। नहीं, उसको छोड़ देना, स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे काउंट हो रही है ना, ये समझिए, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही काउंटिंग हो जा रही है, स्टार्टिंग से ही कंपेयर हो रहा है, ये जब स्टार्टिंग से ही आपका C में और H में डिफरेंस आएगा तो इसी में कंपेयर करके वैल्यू रिटर्न कर देगा ना। इसके पहले देखिए HEL स्टार्टिंग में कंपेयर हुआ है, तो H और E मैच कर गया है, तो इसमें कोई एक कंपैरिजन रिटर्न नहीं किया है। देन यहाँ पे L और M मैच नहीं किया है, तो कंपैरिजन आपका रिटर्न किया है L और M में। समझ में आ रहा है। यस मैम, क्लियर। अभी जो वहां पे आउटपुट शो हो रहा था, सेम एज यहाँ पे भी आउटपुट प्रोग्राम को रन करने पे आपका शो हो रहा है। इसको आप लोग जो यहाँ पे हेलो दिया हुआ है, सब इसको चेंज करके चेक करिए कि क्या प्रोग्राम में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। उसके बाद पूछिए मैम ये आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, ये आना चाहिए। पहले इसको रन करिए। एक बार मैंने कोई वैल्यू
रख करके रन करा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए, इसको अगेन इसकी वैल्यू चेंज करिए, फिर इसको रन कराइए। यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास दोनों जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, राइटेबल होते हैं। इसमें कोई भी वैल्यू हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? इन दोनों में मेथड भी सेम होते हैं, बट डिफरेंस इसमें परफॉर्मेंस में होता है। स्ट्रिंग बफर क्लास जो होते हैं वो थ्रेड सेफ होते हैं, यानी जो भी थ्रेड होंगे वो आपके सिंक्रोनाइज वे में रन होंगे स्ट्रिंग बफर में। ये आपका स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बफर में जितने भी थ्रेड होंगे, थ्रेड क्या होते हैं? प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में जब डिवाइड करते हैं तो सब प्रोग्राम जो पार्ट होता है उसको हम थ्रेड कहते हैं। मल्टीपल थ्रेड आपके साइमल्टेनियसली रन होते हैं, यानी साइमल्टेनियसली रन कराने के लिए, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए स्ट्रिंग बफर क्लास आपका बेस्ट होता है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में आपका थ्रेड जो होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइज वे में रन नहीं होते हैं। स्ट्रिंग बफर क्लास में मल्टीपल थ्रेड इन्वायरमेंट यूज होते हैं, यानी सेम स्ट्रिंग जो होंगे उससे मल्टीपल थ्रेड इन्वायरमेंट वर्क करेंगे। एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड करके मल्टीपल इन्वायरमेंट्स बनाए जाएंगे, फिर वो रन करेंगे। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में क्या होते हैं, ये थ्रेड सेफ नहीं है, तो इसमें सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट होता है। कंपैरिजन समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको नोट कर लीजिए। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में आपका थ्रेड सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट होता है, स्ट्रिंग बफर क्लास में मल्टीपल थ्रेड इन्वायरमेंट होता है, बिकॉज ये थ्रेड सेफ होते हैं एंड सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की परफॉर्मेंस फास्ट होती है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर क्लास। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट होता है, यानी स्ट्रिंग के लिए एक सिंगल थ्रेड बनेगा और वो रन करेगा, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस फास्ट है। स्ट्रिंग बफर क्लास में आपका मल्टीपल थ्रेड इन्वायरमेंट हो रहा है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस स्लो एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ये सारे मेथड आप लोग को बताए गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। और क्या नहीं समझ में आया यूनिट 1 में? पैकेज समझ में आया है? अभी जो पूछना है पूछ लीजिए। मैम पैकेजेस में जो वो होता है मतलब पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, मैम कैसे वर्क करता है ये थोड़ा एक बार क्लियर कर दीजिएगा। जब भी आपका पैकेज होगा, पैकेज में अगर आप पैकेज बना रहे हैं तो उसमें जो क्लास बनते हैं वो पब्लिक होते हैं। क्लास आपका कब या तो पब्लिक होगा या तो डिफॉल्ट होगा, क्लास आपका कभी भी प्राइवेट नहीं होता है, ये पहले ही बताया गया है। आपका क्वेश्चन क्या है? पहले आप क्वेश्चन समझिए फिर पूछिए।
क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर प्रोग्राम में हम पैकेज चेंज कर रहे हैं तो मैम कौन कौन से स्पेसिफिक फाइल्स जो होते हैं एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं कर सकते, ये पूछ रहा था। पैकेज आप चेंज कर रहे हैं प्रोग्राम में? मैम कोई मेथड दूसरे पैकेज में है, उसको कहीं और एक्सेस करना है तो मैम वो कैसा होना चाहिए, मतलब पब्लिक होना चाहिए या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड? पब्लिक होना चाहिए, वो पब्लिक होना चाहिए। कोई भी अगर आप बना रहे हैं क्लास, वो पब्लिक बनाइए तो उसको आप कहीं भी एक्सेस कर लेंगे। क्लास तो कभी प्राइवेट हो ही नहीं सकता। क्लास आपको या तो डिफॉल्ट होता है या तो पब्लिक होता है। तो जब भी आप पैकेज में क्लास बनाएंगे वो पब्लिक डिफाइन करेंगे। आउटसाइड द पैकेज या इनसाइड द पैकेज आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट क्लास में जितने भी मेथड आपके बने हैं वो आपके पब्लिक बने हुए हैं। जितने भी मेथड हैं, जितने भी क्लास हैं जो आप यूज करते हैं वो पब्लिक बने हुए हैं। जैसे आप स्ट्रिंग क्लास अभी यूज कर रहे थे, वो पब्लिक है। पब्लिक है तभी आप उसको यूज कर पा रहे हैं। अपने पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट उस मेथड और उस क्लास को यूज कर रहे हैं। अगर उसी मेथड और उसी क्लास को आप प्राइवेट बना देते हैं तो आप यहाँ पे एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाते समय ही आपका एरर देता है यहाँ पे कि आपका ये मेथड पब्लिक नहीं है, आपका ये क्लास पब्लिक नहीं है, तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। मैम अगर किसी मेथड में फाइनल लगाया है तो मैम उसको भी तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं ना। किसी मेथड से आपने फाइनल बनाया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनल का कॉन्सेप्ट क्या था? मैम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हम लोग उस मेथड। उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखिए स्टॉप वैल्यू चेंज, जब भी आप यहाँ पे कोई वेरिएबल था उसको अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज कब करेंगे इसको? मैंने बताया था इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। कब करेंगे? अगर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं, डिफाइन कर सकते हैं। मैम कंस्ट्रक्टर में करते हैं उसको। कंस्ट्रक्टर में करते हैं। इसको केवल कंस्ट्रक्टर में ही हम इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर ये ब्लैंक है तो। यस मैम। अब यहाँ पे देखिए स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग। अगर आपने फाइनल मेथड बनाया है तो उसमें उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ओवरराइड मीन्स क्या होता है? ओवरराइड और ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग आपका विद इन ए क्लास होता है कि आउटसाइड द क्लास होता है, ये बताइए पहले। मैम क्लास के अंदर ही होगा। ओवरराइडिंग आपका क्लास के अंदर ही होता है। ओवरराइडिंग आपके क्लास के अंदर ही होता है। और ओवरलोडिंग कहाँ होता है? दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है।
ओवरराइडिंग आपका आउटसाइड द क्लास होता है। एक क्लास में आप इसको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे क्लास में इसको एक्सटेंड करते हैं और इस मेथड को ओवरराइड करते हैं। क्या करते हैं? यही करते हैं ना। ओवरलोडिंग आपका उसी क्लास के अंदर होते हैं। मल्टीपल मेथड्स को हम डिफाइन करते हैं सेम नेम विद डिफरेंट आर्गुमेंट। और ओवरराइडिंग क्या होता है आपका? मेथड आपका सेम नेम से होता है, सेम आर्गुमेंट होते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम होते हैं और उसको दूसरे क्लास में हम यूज करते हैं एक्सटेंड करके। इसमें 2 आर्गुमेंट पास किए गए हैं। इन टाइप का एक मेथड है ऐड, इसमें 3 आर्गुमेंट पास किए गए हैं, यानी मेथड नेम सेम है विद डिफरेंट आर्गुमेंट। मेथड ओवरराइडिंग में क्या किया जा रहा है? एक मेथड है आपका माई मेथड। ये मेथड नेम सेम है, आर्गुमेंट भी इसमें सेम है। आप एक्स क्लास में एक्सटेंड किया एक क्लास में को, और यहाँ पे माई मेथड को ओवरराइड किया जा रहा है। जैसे आपका फाइनलाइज मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में था और हमने उसको क्या किया था, दूसरे क्लास में उस मेथड को ओवरराइड किया था। ओवरराइड हमेशा 2 क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। एक क्लास में उसको डिफाइन करते हैं, दूसरे क्लास में उसको एक्सटेंड करके अगेन उसी मेथड को हम यूज करते हैं। फाइनलाइज मेथड भी उसी तरह हमने काम किया था। फाइनलाइज मेथड यहाँ पे ओवरराइड हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास में ये मेथड है, तो इस क्लास में हमने इसे डिफाइन किया है, तो ये यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। और ये कहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड तो नहीं किया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जितने भी क्लास होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड होते हैं, यानी उसका सुपर क्लास जो होता है ऑब्जेक्ट क्लास ही होता है। क्या पूछ रहे थे? पैकेज में क्या क्वेश्चन था? फाइनलाइज का कोई क्वेश्चन था आप लोगों का? पैकेज क्लियर है? यस मैम। और क्या समझ में नहीं आया यूनिट 1 में? सब क्लियर है? और कोई नहीं बोल रहा? और सबको सब समझ में आ गया क्या? पूछा जाएगा तभी एक ही लोगों का जवाब आएगा, और नहीं समझ में आया तभी एक ही लोगों का जवाब आएगा, और सब एकदम ब्लैंक रहते हैं। एक लोग ही आया करे क्लास में, वही पढ़ा करे, वही जवाब दिया करें।